जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी प्री एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार कंप्लीट सिलेबस को। परफेक्शन आईएएस का जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसी का पीडीएफ हम लोग कंप्लीट रिविजन करने वाले हैं इस सीरीज में। आज की वीडियो में हम लोग रिविजन करने वाले हैं इकोनॉमिक्स को। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है बुनियादी शब्द और इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अध्ययन के पीछे मूल सिद्धांत क्या है? अर्थशास्त्र के अध्ययन के पीछे मूल सिद्धांत क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानव की इच्छाएं असीमित हैं और संसाधन सीमित हैं। फ्रेंड्स, मानव की इच्छाएं असीमित हैं और संसाधन सीमित हैं, ये अर्थशास्त्र के अध्ययन के पीछे मूल सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। डिटेल में समझते हैं। देखिए, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अर्थशास्त्र के अध्ययन का मूल उद्देश्य है। क्या है? तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अर्थशास्त्र के अध्ययन का मूल उद्देश्य है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि मानव की इच्छाएं असीमित हैं और संसाधन सीमित हैं। पूंजी निर्माण तीन बुनियादी आर्थिक गतिविधियों में से एक है। कौन कौन से हैं? तो उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण। उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण, ये पूंजी निर्माण तीन बुनियादी आर्थिक गतिविधियां हैं। ठीक है, तो ध्यान इसे रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी एक संकेतक है जिसका उपयोग अक्सर किसी देश की सरकार द्वारा अपने आर्थिक स्वास्थ्य को मापने के लिए किया जाता है। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, पहला है, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के लोगों द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होते हैं। तो ये गलत है, मौद्रिक मूल्य नहीं होता है। दूसरा बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में भारत के क्षेत्र में किसी विदेशी द्वारा किए गए उत्पादन का भी हिसाब शामिल हो सकता है। बिल्कुल सही है। सकल घरेलू उत्पाद जीवन स्तर और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के संदर्भ में आर्थिक असमानता को दर्शाता है। तो ये गलत है। सकल घरेलू उत्पाद को सदैव स्थिर मूल्य पर मापा जाता है। तो ये भी गलत है। इसमें सही केवल दो हैं। ठीक है, दो सही हैं। इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कितने कथन सत्य हैं, तो केवल एक सत्य है, यानी कि दो कथन सत्य हैं। 2 नंबर का कथन सत्य है। संख्या की बात हो रही है, कितने कथन सत्य हैं, तो एक सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, गलत क्यों है फर्स्ट वाला? सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के आर्थिक क्षेत्रों में किसी दिए गए वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। किसी देश के लोगों द्वारा किसी दिए गए वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, दूसरा सही है, सकल घरेलू उत्पाद में भारत के क्षेत्र में किसी विदेशी द्वारा किए गए उत्पादन का भी हिसाब रखा जाता है। तीसरा गलत है। क्यों गलत है? देखिए, जीडीपी जीवन स्तर और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के मामले में आर्थिक असमानता को नहीं दर्शाता है। इसलिए बढ़ते जीडीपी का मतलब जरूरी नहीं है कि सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर हो। इसके अलावा यह आर्थिक उत्पादन पर जोर देता है, लेकिन अवैतनिक घरेलू काम या अवकाश के समय के मूल्य जैसे कारकों को मापता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। देखिए क्यों गलत है? वास्तविक जीडीपी को स्थिर मूल्य पर मापा जाता है, नाम मात्र जीडीपी को वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। नाम मात्र की जीडीपी को वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक प्रणाली एक समाज के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और आवंटन की प्रणाली है। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, समाजवाद के अंतर्गत सरकार की केंद्रीय योजना प्रणाली के संदर्भ में पूरी तरह से पृथक रहती है। तो ये गलत है, पृथक नहीं रहती है। पूंजीवाद के अंतर्गत मुक्त बाजार प्रणाली और निजी स्वामित्व के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मौजूद है। बिल्कुल सही है। पूंजीवाद के अंतर्गत मुक्त बाजार प्रणाली और निजी स्वामित्व के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मौजूद है, ये सही है। इस तरह से सही उत्तर एक बी हो जाएगा। केवल दो सही हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए,
गलत क्यों है? समाजवाद के तहत सरकार केंद्रीय नियोजन प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। समाजवाद उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व की वकालत करता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक समानता है। दूसरा सही है। पूंजीवाद के तहत यह एक मुक्त बाजार प्रणाली और निजी स्वामित्व के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मौजूद है। पूंजीवाद व्यक्तित्व, उद्यम और बाजार संचालित अर्थव्यवस्थाओं की वकालत करता है। फ्रेंड्स, वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन करिएगा, तभी आपका एग्जाम में सही हो पाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो कंप्लीट सीरीज को रिवीजन करने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा या बुरा अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा ताकि आगे सुधार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। वेवलेन वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं हैं जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है, बिल्कुल सही है। गिफेन वस्तुएं गैर विलासिता वस्तुएं हैं जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, गिफेन वस्तुएं गैर विलासिता वस्तुएं हैं जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती हैं। वेवलेन और गिफेन दोनों वस्तुएं मांग के नियम का पालन करती हैं, तो ये गलत है। इसमें सही की पहचान करनी है, तो 2-3 गलत हैं, ये सही हुआ। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, वेवलेन सामान विलासिता के समान है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए डिजाइनर हैंडबैग, आईफोन। ठीक है, वेवलेन सामान विलासिता के समान है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। ठीक है, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए डिजाइनर हैंडबैग और आईफोन। कथन 2 गलत है। देखिए, गिवन वस्तु गैर विलासिता वाली वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए ब्रेड, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। तीसरा भी गलत है। देखिए, वेवलेन और गिवन दोनों ही वस्तु मांग के नियम का पालन नहीं करती है। मांग का नियम कहते हैं कि कीमत बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मूल्य ह्रास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी अचल परिसंपत्ति के उद्धृत मूल्य में कमी मूल्य ह्रास है। किसी भी अचल परिसंपत्ति के उद्धृत मूल्य में कमी मूल्य ह्रास है। चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, मूल्य ह्रास समय के साथ साथ टूट फूट के कारण उत्पादन के कारक की कीमत में होने वाली कमी है। यह कम हुआ मूल्य कंपनी के आय विवरण में कंपनी के रूप में दर्ज किया जाता है, जिससे लेखा अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग की वास्तविक लागत को दर्शाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी गणना की व्यय विधि में जीडीपी की गणना अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में किए गए व्यय को जोड़कर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय विधि द्वारा जीडीपी गणना का एक हिस्सा है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सा है जो कि व्यय विधि द्वारा जीडीपी गणना का एक हिस्सा है। तो देखिए, इसमें आपको सत्य दिया है, केवल 2 सत्य हैं। व्यय विधि द्वारा जीडीपी गणना के कौन कौन से भाग हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। निजी अंतिम उपभोग विधि, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय और निर्यात आयात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू क्षेत्र वह आर्थिक क्षेत्र है जो सरकार द्वारा प्रशासित होता है, जिसके भीतर व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का मुक्त संचलन होता है। भारत के घरेलू क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, आपको बताना है कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए, देश की राजनीतिक सीमाएं जिनमें उसके प्रादेशिक जल और जहाज शामिल हैं, बिल्कुल सही हैं। भारतीय नागरिकों द्वारा संचालित विमान और मछली पकड़ने वाले जहाज शामिल हैं। भारत के राज्य क्षेत्रों में विदेशी सरकारों के दूतावास और वाणिज्य दूतावास, तो ये बिल्कुल गलत है। ये शामिल नहीं है बिल्कुल। इसमें दिया हुआ है भारत के राज्य क्षेत्र में विदेशी सरकारों के दूतावास और वाणिज्य दूतावास, तो ये शामिल नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, घरेलू क्षेत्र वह आर्थिक क्षेत्र है जो सरकार द्वारा प्रशासित होता है, जिसके भीतर व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का मुक्त संचालन होता है। भारत के घरेलू क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है, तो नहीं की बात है, तो आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए डिटेल में समझते हैं।
देखिए, भारत के क्षेत्र में विदेशी सरकारों के दूतावास और वाणिज्य दूतावास विदेशी सरकारों के घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास भारत के घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसी देश के घरेलू क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होते हैं। कौन कौन से शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। देश का प्रादेशिक जल, विश्व के विभिन्न भागों में देश के निवासियों द्वारा संचालित जहाज और विमान। तीसरा है, किसी देश के दूतावास और सेना विदेश में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर लागत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवसर लागत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, किसी उत्पाद की अवसर लागत वह सर्वोत्तम विकल्प है जिसे उपयोग के लिए चुना जाता है, तो ये गलत है। दूसरा है, अवसर लागत का उपयोग करके भावी प्रतिफल सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल सही है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें केवल 2 सही दिया हुआ है। चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, किसी उत्पाद की अवसर लागत वह सर्वोत्तम विकल्प है जिसे छोड़ा गया। इसका अर्थ यह है कि जब एक विकल्प को दूसरे विकल्प के ऊपर चुना जाता है तो विकल्प को छोड़ने से होने वाला लागत अवसर लागत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कितने कथन सही हैं। इसमें कितने कथन सही हैं, तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटाया गया मूल्य ह्रास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, तो बिल्कुल सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटाया गया मूल्य ह्रास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। दूसरा है, व्यक्तिगत आय उपभोग व्यय पर खर्च करने के लिए उपलब्ध आय का समस्त भाग है, तो ये गलत है। ठीक है, किसी देश के एक व्यक्ति की किसी विशेष वर्ष में औसत आय विदेश से शुद्ध कारक आय कहा जाता है। तो देखिए, इसमें आपको हो जाएगा केवल एक सही है। तो आपको बताना था कि उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है, बाकी के दोनों गलत दिया हुआ है। चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, कथन एक सही है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटाया गया मूल्य ह्रास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। सरकार को जुर्माने जैसे कर और गैर कर राजस्व का भुगतान आदि शामिल है। तीसरा भी गलत है, किसी देश के एक व्यक्ति की किसी विशेष वर्ष में औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है।